हेलो स्टूडेंट्स। सो कल हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो इसमें हमने बात की थी कि 3 टाइप के एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो पहला एक्सेलरेशन था उसका नाम था एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर वाला एक्सेलरेशन था उसका नाम था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए सी से। यहाँ सी सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टाइप का एक्सेलरेशन था वो था हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको AT से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फाइनली हम पढ़ेंगे नेट एक्सेलरेशन, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। नेट एक्सेलरेशन, इसको सिंपली हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली, इससे पहले हमने एंगुलर वेलोसिटी की बात की थी कि रेट चेंज ऑफ थीटा इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होता है चेंज होने का वो क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो वैसे ही अब वहाँ पे जब हम लीनियर मोशन की बात करते थे तो वहाँ पे हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते थे? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब हम सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे और उनमें से भी स्पेशली एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे तो इसके लिए क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी। ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ओमेगा से रिप्रेजेंट किया। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता था, वैसे ही यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस के अबाउट होती है, जिस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन किया जा रहा है। मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है जिस पर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, ऐसे इस तरफ के लिए मूवमेंट कर रहा है। तो हमें पता है कि एक्सिस यहाँ से पास होगी कुछ इस तरीके से, ऐसे ऊपर के लिए। ये वाला जो सेंटर है सर्कल का, इस वाले सेंटर पे यहाँ से ये इसकी एक्सिस होगी जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। तो अब हमें अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है तो वही राइट हैंड थंब रूल वाला हमको यूज करना पड़ेगा लॉ। तो इसमें हमें क्या करना है? अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, सर्कुलर मोशन। तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को। तो हमारे पास यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? अलोंग द एक्सिस अबाउट विच सर्कुलर मोशन इज टेकिंग प्लेस। अबाउट विच सर्कुलर मोशन इज, जिसके अबाउट सर्कुलर मोशन होती है वो क्या कहलाती है? एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहलाती है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या देख लिया? एंगुलर एक्सेलरेशन देख लिया। तो सिंपली आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है। तो
हम एक फॉर्मूला जानते हैं जहाँ पे हमारे पास रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, यानी कि v और ओमेगा के बीच हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस एक्सप्रेशन में v क्या है आपका, v रिप्रेजेंट करता है लीनियर वेलोसिटी को, लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। r रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और ओमेगा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को। तो हमारे पास ये रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इस रिलेशन की मदद से हम क्या करेंगे, रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और लीनियर एक्सेलरेशन a के बीच में, ठीक है। तो इस रिलेशन को देखिए, यहाँ पे हमारे पास है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे अगर हम v को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन आएगा। उसी तरीके से अगर मैं ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस पूरे एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, टाइम t, तो t के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो बोथ साइड को हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो d dt ऑफ लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू d dt ऑफ दिस होल टर्म r ओमेगा होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dv ओवर dt इज इक्वल टू, अब r क्या है, सर्कुलर पाथ का रेडियस है, क्योंकि सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और ये हो जाएगा आपका d ओमेगा ओवर dt। तो यहाँ पर dv ओवर dt, इस वाले एक्सप्रेशन में dv ओवर dt क्या है आपका, लीनियर एक्सेलरेशन, और r हो गया आपका सर्कुलर पाथ, d ओमेगा ओवर dt क्या है, अल्फा। तो a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लीनियर एक्सेलरेशन a और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में रिलेशन आ गया। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, जो ये रिलेशन है हमारे पास a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये केवल मैग्नीट्यूड वाइज है, मतलब मैग्नीट्यूड के बीच का रिलेशन है, a के मैग्नीट्यूड और अल्फा के मैग्नीट्यूड के बीच का रिलेशन है। रियलिटी में इसमें डायरेक्शन का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है इस वाले के थ्रू, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन के थ्रू। जो इनका रियल एक्सप्रेशन है, जो इनकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, वो है आपका a वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर, ठीक है, a वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर। बेसिकली ये क्रॉस अपने आप में एक स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप जब वेक्टर के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हमने चर्चा की नहीं है, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, बट आपको याद जरूर रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन होता है। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये वाला, और अगर डायरेक्शन को भी इंक्लूड करें तो ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन विच इज seen in circular motion। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो शायद से आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस टाइप के फोर्सेस ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। आपको पता है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो इसके दो फैक्टर होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। अगर मुझे वेलोसिटी की प्रॉपर्टीज़ को बताना तो मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नेमली मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या होगा
जब मैं कह रहा हूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये दो कंपोनेंट के थ्रू डिस्क्राइब की जाती है, मतलब वेलोसिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन दो कंपोनेंट के थ्रू एक्सप्रेस की जाती हैं, तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाएगी, कोई भी एक फैक्टर अगर चेंज होता है तो वो चेंज को रिप्रेजेंट करेगा जो कि वेलोसिटी में हो रहा होगा, वेलोसिटी में होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि मैग्नीट्यूड में अगर चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज होती है, और अगर डायरेक्शन में चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में हो, जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में हो, ठीक है, और आपको बोला जाए कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है, या कांस्टेंट मोशन कर रही है, तो कांस्टेंट मोशन का मतलब होगा यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूँ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये केवल इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है, डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। अगर देखो इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर इसका जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ना, वो इसके अलोंग जो कोई टेंजेंट खींचा जाएगा ऐसे होगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के लिए मान लो ये पॉइंट ए है, तो इस वाले पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस वाले टेंजेंट के अलोंग होगी। इस वाले पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट है बी, तो इस वाले पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो ये होगी, यहाँ पर इस तरीके से सी पॉइंट पर, और ये वाला पॉइंट मान लो डी है, तो इस वाले पॉइंट पे इस तरीके से, मतलब ऐसे अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाले पॉइंट पे इस तरीके से। तो ध्यान दो, हर पॉइंट पे क्या हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ध्यान रखना, हर पॉइंट पे क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब जो सर्कुलर मोशन है बेसिकली वो एक्सेलरेटेड मोशन है। हमेशा सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में अगर चेंज ना भी हो, डायरेक्शन में तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है डायरेक्शन में चेंज के कारण आ रहा है। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। तो ठीक है भाई, अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो अब एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है इसमें, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन दो कारण से हमारे पास प्रोड्यूस हो सकता है। एक तो जब डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, और दूसरा जब मैग्नीट्यूड के कारण क्या हो रहा हो, वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन के कारण होने वाले चेंज के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब आया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि इसी का एक केस है। तो जब वेलोसिटी में चेंज डायरेक्शन में होने वाली चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो, ठीक है, जब वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से हो रहा हो, डायरेक्शन की वजह से हो रहा हो, तो उस टाइम पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे ये कोई बॉडी है और जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से, इस वाले पॉइंट पे इस तरीके से, इस वाले पॉइंट पर इस तरीके से, इस वाले पॉइंट पर इस तरीके से। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर पॉइंट पर। मान लो ये P, ये Q, ये R, ये S, तो चारों पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस टाइम पर बॉडी पे जो एक्सेलरेशन काम करता है उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अराइजेज, सेंट्रीपिटल acceleration arises due to change in direction of velocity vector, due to change in direction of velocity vector। वेलोसिटी वेक्टर में चेंज की वजह से क्या होता है, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, ठीक है, एक्सेलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमारे पास दो चीज़ें होंगी फिर से, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा इसका डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो लिखा जाता है AC इज इक्वल टू v²/r, where v is the linear velocity of the particle and r is the radius of the circular path। AC इज इक्वल टू v²/r। अभी आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AC इज इक्वल टू v²/r।
इसी तरीके से आपको एक एक्सप्रेशन और देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में v की जगह आर ओमेगा पुट करूँ तो क्या AC इज इक्वल टू आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए हैं, एक एक्सप्रेशन ये वाला है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है यहाँ पे AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो होगी मैग्नीट्यूड की बात। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा रेडियस के अलोंग होती है और सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरीके से होती है। कहीं किसी भी पॉइंट पर अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखूँ तो वो इस तरीके से होती है, या इस तरीके से होती है, या इस तरीके से होती है। तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखनी है तो वो डायरेक्शन हमेशा कहाँ के लिए होती है, रेडियस के अलोंग होती है, सर्कुलर पाथ के रेडियस के अलोंग, और सेंटर की तरफ के लिए डायरेक्टेड होती है। यानी कि यहाँ पे ये वेक्टर है, AC वेक्टर है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ पे है, और डायरेक्शन ये जो टेल वाला जो हेड वाला पॉइंट है, मतलब एरो हेड वाला पॉइंट है, वो कहाँ के लिए है, सेंटर के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा बॉडी पर इस तरीके से काम करता है कि वो सेंटर की तरफ उसका एक्सेलरेशन, और बॉडी क्या करे, सर्कुलर पाथ में मोशन करे। बॉडी क्या करे, सर्कुलर पाथ में मोशन करे। अगर सपोज करो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम नहीं करता तो बॉडी क्या करती, सीधे किसी टेंजेंट के अलोंग आगे के लिए बढ़ जाती। उस पर जो एक्सेलरेशन काम करता है उस केस में केवल क्या होता है, आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने बात की थी कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसमें दो तरीके से चेंज आता है, या तो डायरेक्शन की वजह से चेंज आए, या किसकी वजह से चेंज आए, मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज आए। तो हमने अभी इससे पहले बात की थी कि डायरेक्शन की वजह से जब चेंज आता है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा सेंटर की तरफ के लिए होती है। तो वो वाला किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन में चेंज की वजह से हो रहा था। यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है उसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड में चेंज होता है तो वेलोसिटी में भी चेंज होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तो वेलोसिटी वेक्टर में जो चेंज आ रहा है उस टाइम पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा उसको क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT arises due to change in velocity, but velocity का क्या, मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहेंगे हम यहाँ पे, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले जो डायरेक्शन की वजह से आ रहा था वो सेंट्रीपिटल कहलाता है, और जो मैग्नीट्यूड की वजह से आता है वो क्या कहलाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो मान लो हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और इसका वेलोसिटी वेक्टर v है, इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या है, सर्कुलर पाथ का सेंटर है। तो जब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देखते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के अलोंग होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूवमेंट कर रही है उस डायरेक्शन के लिए टेंजेंट का जो हेड होगा उस तरफ के लिए क्या होता है, हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। तो ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी AT की, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका लीनियर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इसी के अलोंग है। इस वाले केस में ऐसे, इस वाले केस में इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की।
ठीक है। तो हमने बोला कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे at क्या लिखा जाएगा, dt ऑफ वेलोसिटी। बट इस टाइम पे वेलोसिटी के किस चीज़ में चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड को हमेशा मॉड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो क्वांटिटी है मॉड ऑफ v, वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को। तो यहाँ पे हमारे पास जो at है उसको हम क्या कह सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो at इज इक्वल टू dv ओवर dt। तो ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जब सर्कुलर मोशन हो रही है तो सर्कुलर मोशन में प्लेन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन जिस प्लेन में हो रही है, मतलब ये कागज़ है जैसे, तो इस प्लेन में, इसका प्लेन का मतलब क्या है, ये वाला सरफेस, ठीक है। तो इस प्लेन में हमारे पास दो टाइप के एक्सेलरेशन आए। एक एक्सेलरेशन आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा एक्सेलरेशन आया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं इसी फिगर में बात करूं तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी काउंट करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ के लिए होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ के लिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये AC है, ठीक है। तो हमारे पास एक प्लेन में कितने एक्सेलरेशन है, दो एक्सेलरेशन है। तो अब हम इन दोनों एक्सेलरेशन के नेट की बात करेंगे कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन सर्कुलर मोशन विच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन अकर्स ऑलवेज। जब सर्कुलर मोशन होता है तो किस टाइप का एक्सेलरेशन हमेशा होता ही होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा ऑप्शन है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ज़रा सोच के बताना आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होता है, चाहे बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट मोशन कर रहा हो या कांस्टेंट मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। इसका मतलब समझिए, सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, और दोनों क्या कर रही हैं, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही हैं। ये वाली जो बॉडी है, ठीक है, इस वाले पाथ पे जो बॉडी है, मान लो पार्टिकल है P1 और इस वाले पाथ पे जो पार्टिकल है P2 है, ठीक है। ये वाला जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। किससे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो इसका मैग्नीट्यूड हर टाइम कांस्टेंट रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हर टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूँ तो at क्या था, बेसिकली ddt ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर v। लेकिन हमने बोला कि वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इस वाले केस में सेम है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। तो हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा इस वाले केस में, वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बट क्या इस वाले के केस में, इस मोशन में हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर अगर मैं सेंट्रीपिटल इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन देखूं तो वो इस तरीके से होगी ऊपर के लिए, ठीक है, टेंजेंट के अलोंग। और अगर मैं इस वाले पॉइंट पर देखूं तो यहाँ इस टाइप से होगी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा है इस वाले केस में। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अंदर के लिए सेंटर की तरफ। तो इस वाले केस में AC दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, ठीक है भाई। अब इस वाले पाथ में देखो, मान लो इसमें जो हमारा ये वाला पार्टिकल है, P2 पार्टिकल है, वो इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है या तो वो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही, मतलब मैग्नीट्यूड उसका बढ़ रहा होगा, या वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही होगी, कम हो रही है। यानी या तो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा होगा या तो रिटार्ड हो रहा होगा।
ठीक है। तो मान लो हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो रही है इसकी वेलोसिटी, जैसे जैसे पार्टिकल पाथ पे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, मान लो यहाँ पे 5 है तो 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है, वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड में चेंज जब होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो मान लो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरीके से, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरीके से है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे जब मोशन कर रहा है तो डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इस वाले केसेस में देखो, ठीक है, इस वाले केस में हमारे पास क्या है कि AT और AC दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, AT और AC दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस वाले केस में हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केवल वही एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि टेंजेंशियल जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया था इन सर्कुलर मोशन विच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन अकर्स ऑलवेज, कौन सा एक्सेलरेशन ऐसा होता है जो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो देखो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था, इस वाले केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन इस वाले केस में और इस वाले केस में देखो दोनों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे नेट एक्सेलरेशन की। बेसिकली हमने बात की थी कि जब हम सर्कुलर मोशन को देखते हैं तो सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होता है, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रही है उस प्लेन में दो एक्सेलरेशन काम करते हैं, एक होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी क्या कर रही है, मैग्नीट्यूड वाइज भी अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है और डायरेक्शन के थ्रू भी क्या कर रही है, ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो पार्टिकल इस तरीके से चल रहे हैं। तो मान लो ये पॉइंट P है जहाँ पे पार्टिकल है हमारा, ठीक है, और पार्टिकल क्या कर रहा है, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, उसका वेलोसिटी वेक्टर ये है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन भी इसी के अलॉन्ग होगी, दैट इज़ द AT, और हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ से आएगी, सेंटर की तरफ के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं AT और AC। ठीक है, तो इनका क्या निकालना है, हमने रिजल्टेंट निकालना है। तो आपने वेक्टर लॉ पढ़े हैं कि कैसे इनका रिजल्टेंट निकाला जाता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास कोई सर्कल हो और सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो केवल उस पॉइंट को टच करते हुए बाहर के लिए निकल जाए सीधे, ठीक है, इस तरीके से निकले, तो रेडियस से सेंटर से उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर इस वाले पॉइंट पर मैं पूरी टेंजेंट ड्रॉ करता है ऐसे, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला एंगल आता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस वाले फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, नेमली AT वेक्टर, दूसरा वेक्टर है आपका AC वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। अब आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर होते हैं A और B, और हमको क्या निकालना होता है, उनका रिजल्टेंट निकालना होता है। तो हम कैसे लिखते हैं, मान लो उनका रिजल्टेंट है R, तो हम लिखते हैं R √A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा। ये वाला फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है। यहाँ पे जो A है या यहाँ पे जो B है, ये इस वाले इसमें जो AB है, या यहाँ जो R लिखा गया है, वो केवल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, करस्पॉन्डिंग वेक्टर को। मतलब ये वाला जो है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये वाला जो है वो A का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे B का मैग्नीट्यूड, और ये AB क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड। तो वैसे ही हम यहाँ पे इन दोनों वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो मान लो हमारे पास
ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को, एक इसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है या उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मतलब मैं इस टाइप से बनाऊं तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, AT स्क्वायर दैट इज़ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AB। अब यहाँ पे थीटा कितना हमारे पास 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90। अब आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो हर टाइम याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा किसका, नेट एक्सेलरेशन का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका √AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ चुका है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का क्या हो गया, आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, इसकी बात करते हैं डायरेक्शन की। तो सिंपल से फॉर्मूला है डायरेक्शन का भी, मैं आपको याद दिला देता हूँ। मान लो हमारे पास ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, R वेक्टर, इसका ये वाला कंपोनेंट x है और ये वाला कंपोनेंट क्या है, y है, और मान लो ये वाला एंगल होता था थीटा। तो हम यहाँ से डायरेक्शन लिखते थे tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, या थीटा के टर्म में लिखते थे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, इस वाले केस में हमारे पास देखो ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT ऊपर के लिए था, इधर के लिए क्या था आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC था, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा हो, तो ऑब्वियसली इस वाले एक्सप्रेशन से क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा इज इक्वल टू AT ओवर AC, tan थीटा इज इक्वल टू AT ओवर AC। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AT ओवर AC, where theta is the angle formed by the resultant vector A with radius of the circle। सर्कल के साथ जो एंगल, सर्कल की जो रेडियस है उसके साथ बनाया गया एंगल, ये वाला जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, किस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा अलोंग होता है किसके, रेडियस के। तो यहाँ पे हमने ये रेडियस बना दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल है रेडियस और नेट एक्सेलरेशन के बीच का। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AT ओवर AC, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने पढ़ा A इज इक्वल टू A नेट इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास √AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हम जानते हैं कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, इससे पहले हमने जो रियल में एग्जांपल लिया था वो कौन सा लिया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का लिया था। लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में इससे पहले हमने देखा था कि जो नेट एक्सेलरेशन होता था वो केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता था। तो यहाँ पे देखो AT की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में AT तो होता ही नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो A नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, √AC का स्क्वायर, क्या स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A नेट इज इक्वल टू AC, दैट इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है वो केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास दोनों टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं, नेमली द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आज का टॉपिक ये था, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।